माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भूपेन सर क्लासेस। आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है समस्त छात्रों का। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आज मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया, इस वजह से समस्त छात्रों के मैं अपनी तरफ से बहुत सॉरी बोलता हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हम आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाए। और आज 16 मिशन का सेकंड डे है, तो चाहे मिशन चाहे लाइव क्लास आपकी हो या ना हो, मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दी है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें फर्स्ट चैप्टर जिसको मैंने, और वीडियो जो है मैंने बनाई है उसको एंड तक देखना। एंड में देखने के बाद उन ऑब्जेक्ट को पढ़ना, घर पे आप उसको प्रिंट करा लेना। तो मैं आज आप सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, आज मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी छात्र अभी देखो, यहाँ जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को फोकस करिएगा। सेकंड चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करा के उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। इस चैप्टर के जो कुछ इंपोर्टेंट चीजें बचेंगी बाद में, वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, और क्या नाम है, यहाँ पर अन्य वीडियोस के लिए मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आप लोग, मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इसका नाम है विलियन। इसमें काफी दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, परिस्थितियां कैसी भी हो, जो लाइव क्लास पढ़ाने के लिए मेरे तो बहुत उत्सुक हूं मैं, और फंक्शन भी खुल गया है। उसके लिए कुछ टेक्निकल डिवाइस की वजह से आज आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, उसके लिए रियली सॉरी समस्त छात्रों से। मुझे पता है कि आप बेसब्री से लाइव क्लास का इंतजार कर रहे थे। अब हम की पॉइंट पर बात करते हैं, समय नहीं है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, और केवल यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। गारंटी है उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना, उनमें से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, आपका अच्छे से याद करना आप लोग। ठीक है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो सेकेंड चैप्टर है, इसका नाम है यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है सॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे विलियन। थोड़ा सा विलियन के बारे में बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ही बोलूंगा, और आप ध्यान से यहाँ देखिए आप लोग। विलियन बेटा हमेशा ये चैप्टर का अंक बता देता हूँ, कितने मार्क्स का ब्लूप्रिंट में बताया था मैं, अभी बता देता हूँ। इसमें से मार्क्स आएगा 2 + 3 = 0.5। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, कुल मिला के आपका 5 नंबर का आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बात करूंगा विलियन क्या होता है, इसके बाद मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को स्टार्ट करूंगा। इसमें से हर साल रिपीट होता है, 100% आता है। तो पहला चैप्टर है विलियन। तो ये आज का सेकंड डे का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसका नाम विलियन है। और विलियन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है विले और दूसरा होता है विलाय। विले को मैं नमक, शक्कर, फिटकरी, ठीक है, ग्लूकोज, शक्कर तो ऊपरी हो गई, इसमें बोलेंगे जल। या संक्षिप्त में आपको एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, विलयन क्या होता है। विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के, अपन ऐसे भी कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के परमाणु, अणुओं, आयनों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे चीनी का शरबत, चीनी के शरबत में चीनी विलय है और जल विलायक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको हम विलय कहेंगे, जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखना, पानी को 99% क्यों, ज्यादातर दुनिया के जो प्रोडक्ट हैं, विलय पदार्थ हैं, वो जल में घोल के बनाए जाते हैं। तो जल को हम क्या कहेंगे, जल को हम कहेंगे विलायक। और जो पानी में, जल में जो घुलने वाली चीजें हैं जिनसे अपन विलयन तैयार कर रहे हैं, उसको अपन कहेंगे क्या, विलय। तो अपन दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से रखें परमाशय याद, कि विलय वे पदार्थ होते हैं जिनको विलायक में घोला जाता है, और विलायक वो होता है जो विलय के समस्त अणुओं को अपने आप में घोल लेता है। विलय विलायक के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। देखो, मैं किसी भी कंडीशन में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका मैं साथ दे रहा हूं। चाहे आपकी लाइव क्लास समय पर स्टार्ट हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको सारी चीज उपलब्ध हो रही है, डाटा उपलब्ध हो रहा है, मैं आपको समझा भी रहा हूं। वीडियो उसको देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को याद करें। ये तरीका याद रखो, लिख लिख के याद करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, विलय वे पदार्थ होते हैं जिनको विलायक में घोला जाता है।
विलेय वे पदार्थ होते हैं जिनको विलायक में घोला जाता है, और विलायक वो होता है जो विलेय के समस्त अणुओं को अपने आप में घोल लेता है। विलेय विलायक के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? विलेय विलायक के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो ये विलयन की परिभाषा हो गई। दूसरी बात ये बताने वाला था मैं, परिस्थितियां इंसान को कैसे भी हों, कोई भी जब अच्छा काम स्टार्ट होता है ना तो उसमें 100% कुछ अड़चने आती हैं। अभी मेरी टीम, मेरे कोरियोग्राफर जो वाले बच्चे हैं जो वीडियो शूट करते हैं, उनकी वजह से सब इतनी मेहनत आपको सब चीजें मिल पा रही हैं। तो वो बेचारे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2-3 घंटे से लगे हुए, फिर भी पता नहीं कोई टेक्निकल डिवाइस की वजह से नहीं हो पाई क्लास स्टार्ट। मुझे भी इस चीज का बहुत हर्ट है और मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। मैंने अभी टेंशन में, इसके चक्कर में अभी बोला कि मैं वीडियो शूट करके कंप्लीट करके उसके बाद ही जो सब कुछ करूंगा, जब तक मुझे भी चैन नहीं है। तो आप लोग जो मैं समझा बेटा उसको ध्यान समझ लें। हाँ, मेरे कोई भी चीज परिस्थिति हो, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपका हमारा, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ मत छोड़ना। दुख में सुख में साथ देते हैं, सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं। इसी बात में एक बात कहूंगा मैं, सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं और दुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोग ध्यान से। तो विलयन की बात कंप्लीट हो गई, विलयन क्या है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। विलयन के बाद सीधे मोस्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे अपन। तो ये बातें तो हमेशा चलती रहेंगी। अब मैं टारगेट वाली चीज पर बात करता हूं। अभी आपको नॉर्मलता, फॉर्मलता, एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत शानदार। विलयनों की सांद्रता को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, उनमें से मैंने 7 विधियां ली हैं इंपोर्टेंट, और 7 विधियां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इनको चुटकियों में याद करिए, यहीं कहीं। आपको बिल्कुल नॉर्मलता, फॉर्मलता रटने की जरूरत नहीं है, और हर साल 100% आता है, इसमें से पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, अब तक के रिकॉर्ड में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे प्री बोर्ड हुए, चाहे कोई से भी एग्जाम हुए, उसमें लगातार पूछ रहे हैं। तो ओके, आप देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा है मोलरता। मोलरता, मोलरता, बच्चे क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसमें उल्टा सीधा लिखे आते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भूपेंद्र सर है ना आपके साथ। नॉर्मलता। नंबर 4 मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। नंबर 5 की बात करूं, फॉर्मलता है। नंबर 6 की बात करूं तो द्रव्यमान प्रवाह है। नंबर 7 की बात करूं तो पीपीएम सांद्रता है, पीपीएम कंसंट्रेशन। अब देखना, इनकी कोशिश करूंगा मैं कम समय में इनकी परिभाषा है कि याद हो जाएगी। तो पहले सबके सूत्र लिख देते एक एक करके। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मोलरता की। मोलरता, केवल इसके एक टिप्स सिखाऊंगा मैं, शॉर्टकट फॉर्मूला से याद रखेंगे। इसे दर्शाते हम कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी इंटू वी। ये जो फॉर्मूला है वो मोलरता के लिए है। अब मैं सेकेंड बात कर रहा हूं, देखना 2 मिनट यहां। मोललता, मोललता, इसे दर्शाते हैं बेटा स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000। फॉर्मूला में डिफरेंट देखना क्या है, या एम बी की जगह एम बी लिखा जाएगा और इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू ए। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। देखते जाओ आप लोग। तीसरा फॉर्मूला, बस मैं जो बता रहा हूं वैसे याद रखना है आपको। तीसरा फॉर्मूला किसका है, नॉर्मलता। ओके, नॉर्मलता, नॉर्मलता का फॉर्मूला होगा कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे ई इंटू वी। इसका एक फॉर्मूला हो गया। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बात करूंगा। मैं इसको ले लेता हूं नंबर 5 वाले को। 1 2 3 ले लिया मैंने, और डाल लूंगा मैं फॉर्मूला। इस चारों का फॉर्मेट एक जैसा है। नंबर 4 फॉर्मलता। ओके, फॉर्मलता को लिखेंगे बेटा कैपिटल एफ से। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखा बोर्ड की तरफ। डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एफ एम इंटू वी। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग। बेटा बोर्ड पे से निगाह मत हटा देना, क्योंकि पेपर बोर्ड से ही आएगा। बात समझ में आई कुछ बात? तो सबसे पहले मैं मोलरता की बात करता हूं, मोलरता की बात करता हूं, नॉर्मलता की बात करता हूं, फॉर्मलता की बात करता हूं। तो परिभाषा सुन लीजिए आप। मोलरता की परिभाषा कैसे लिखोगे आप एग्जाम में? डब्ल्यूबी का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, जिसको अपन बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। एमबी का मतलब होता है विलेय का अणुभार, और बी का मतलब होता है विलेय का लीटर में आयतन। यहां भी डब्ल्यूबी विलेय के मोलों की संख्या है, यहां विलेय का अणुभार कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं,
यहाँ कहेंगे WA। WA का मतलब होता है विलायक की मात्रा ग्राम में, ठीक है। यहाँ WB विलेय के मोलों की संख्या, लेकिन सब में बोलने का तरीका अलग अलग होगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखो MB की जगह पर क्या आ गया E। MB माने अणुभार होता है, E माने होता है इक्वालेंट, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी, और B का मतलब होता है बिलियन का लीटर में आयतन। यहाँ WB विलेय का भार के लिए लिखेंगे, एक यार तो फॉर्मूले में है ही, और FM माने फॉर्मूला मास, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और B मान होता है बिलियन का लीटर में आयतन। तो चारों परिभाषाओं को 4 सेकंड में याद करिए फटाफट से। देखिए आप लोग मेरे साथ साथ बोलना फटाफट से। मोलरता, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। किसी विलयन के, यहां से B का मतलब होता है बिलियन का लीटर में आयतन। किसी विलयन के, ट्रिक सीख लीजिए आप लोग परिभाषा याद करने की। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या माने WB, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। मैं ताप के प्रभाव को याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। जिन जिन टिप्पणियों में, जिन जिन शॉर्ट नोट में भी दिखता है ताप का प्रभाव पड़ेगा, यहां भी नहीं है ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां भी दिख रहा है ताप का प्रभाव पड़ेगा, यहां भी दिख रहा है ताप का प्रभाव पड़ेगा। ये बात को लिखने में आप बिल्कुल नहीं भूलें, जिन टिप्पणियों में भी आता है उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप लोग, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसकी इकाई, इसकी जो इकाई है मोल प्रति लीटर होती है। मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। फिर आप लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का लीटर में आयतन। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दोगे, कैपिटल M बराबर WB गुणा 1000 बटे MB इंटू V। न्यूमेरिकल का एक लास्ट में टिप्स बनाऊंगा, पूरा न्यूमेरिकल के अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर केवल क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसमें PDF फाइल में मिल जाएंगे सब लोग, लेकिन उनकी वीडियो स्पेशल बनाऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो V बराबर क्या आता है मोल प्रति लीटर। इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल सिलेक्ट दूं उनमें से बाहर नहीं जाएगा एक भी, ध्यान रखो उनकी प्रैक्टिस कर लेना बस अच्छे से। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पार्ट में आपको भी पता होना चाहिए। अब मैं सेकंड बात करूंगा मोलरता। इसे दर्शाएंगे स्मॉल m से। आप पकड़ करना क्या डिफरेंट है उनमें। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में WA, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी इकाई है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है, मोलरता की इकाई। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ओके, 2 टिप्पणियां खत्म। मैं तीसरी बात करूंगा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, बी आ गया तो एक शब्द यूज करेंगे बी के लिए। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होती है इसकी इकाई? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। मैं 4th नंबर की टिप्पणी की बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है फॉर्मलता। फॉर्मलता को लिखते हैं कैपिटल F से। यहां भी दिख रहा है, वही शब्द फिर बोलिएगा आप लोग। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इसकी जो इकाई है वो है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। तो इस पर ताप का प्रभाव समझ गए? पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। चारों टिप्पणियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इनके फॉर्मूले याद रखिएगा और परिभाषा उसी में से बनाइएगा। आपको नोट्स में सब अच्छे से मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि परिभाषा आपको याद कैसे करनी है। ओके, इस ट्रिक से याद करें। ध्यान रखें, ये मोलरता है, ये मोलरता है, ये नॉर्मलता है, ये फॉर्मलता है।
ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले आपको लगेंगे, वहां पर मैं लगाऊंगा, तो याद रखना आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट टिप्पणियों की बात करता हूं मैं। क्योंकि टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ। वीडियो को एंड तक देखना आप लोग, एंड तक देखोगे तभी सारी बात समझ में आएगी सर ने क्या पढ़ाया था, किस चीज के बारे में पढ़ाया था। अब मैं बात करूंगा फटाफट से मोल प्रभाज। नंबर 4 पे आ गया लौट के, मोल प्रभाज। बेटा इसके 2-3 नाम है। मोल प्रभाज आ सकता है एग्जाम में, मोल अंश आ सकता है, मोल भिन्न के नाम से आ सकता है। तीनों नामों में से कोई भी नाम यूज कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं मोल प्रभाज की बात करूंगा। मोल प्रभाज एक तो ज्ञात करते हैं हम विलेय का, इसको मान लिया मैंने N1, और एक मान लिया मैंने विलायक, इसका मोल प्रभाव मान लिया मैंने N2। ओके, N2 तो विलेय का N1 माना, मानने के ऊपर विलेय का N1 माना और विलायक का मैंने N2 माना। यार मैं ऐसे कर दूं तो N1 प्लस N2 कर दूं, इक्वल्स टू क्या होगा बता, जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए आप मेरे को। N1 प्लस N2 बराबर क्या होगा, विलयन। भाई N1 को N2 मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, N1 प्लस N2 विलयन बनेगा। अब मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, अणु भिन्नांक, मोल भिन्न, मोल अंश, दो चीजों का होता है। एक तो विलेय के घटक का होता है, तो यहां लिख दूंगा मैं क्या, विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n1 बटे स्मॉल n1 प्लस n2। स्मॉल विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल n1 बटे स्मॉल n1 प्लस n2। बताऊंगा भी ट्रिक। विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, n2 बटे n1 प्लस n2। बेटा पूरी साल मस्ती करिए, उस मस्ती की परसेंटेज लास्ट में निकाल लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पूरी साल मस्ती करते हैं, उसका यहाँ परसेंटेज में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो बस समझने की कोशिश करें, मेहनत करें। और ये क्वेश्चन है, ये फालतू नहीं करा, ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को कर लेना जरूर। एग्जाम जिस दिन उस दिन बात करूंगा मैं आपसे। n1 बटे n1 प्लस n2, और विलायक का मोल प्रभाव के लिए फॉर्मूला होगा n2 बटे n1 प्लस n2। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पता है आपको, समझ गए? मैं नहीं बताने वाला भाई, चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं है। n1 का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या। हेलो, n1 का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। n1 का मतलब विलेय के मोलों की संख्या प्लस n2 विलायक के मोलों की संख्या। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय की कुल मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम कहते हैं मोल प्रभाज, या मोल फ्रैक्शन, अणु भिन्नांक, मोल अंश। तीनों के तीनों उसी के नाम हैं। हर साल अलग अलग नाम से पूछता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दिमाग रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है, आते हैं तो समझ गए ना। n1 बटे n1 प्लस n2, n2 बटे n1 प्लस n2, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या। दोनों का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं मोल प्रभाज, उसी को कहते हैं हम अणु भिन्नांक, उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देख लेना, याद हो जाएंगे। नोट्स में बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ना, खेल खत्म, ठीक है। अपने जोश को एग्जाम तक बरकरार बनाए रखिए, खत्म मत कर देना। क्यों, मैंने आपसे एक दिन बोला था, खून खत्म बंदा खत्म, खून खत्म बंदा खत्म, वो आपका जोश खत्म, और समझ लो आपका धंधा खत्म। बात समझ आई कि बात, जोश ही जिंदगी में सब कुछ है। जोश ठंडा हो गया, सब कुछ ठंडा हो गया। तो आप मेरे साथ बनी रहेगा मेरे चैनल पर। फॉर्मलता की बात करूं, फॉर्मलता तो हो गया, सॉरी, द्रव्यमान प्रभाज, द्रव्यमान प्रभाज 100% मिलेगी इसमें से। द्रव्यमान प्रभाज देखिए, इसको बोलते हैं मास फ्रैक्शन। भाई आप लोग भी बोर्ड पे ध्यान से देखते रहे, मास फ्रैक्शन। ओके,
मास फ्रैक्शन क्या होता है? किसी बिलियन के दो घटक हैं, किसी बिलियन के दो घटक हैं, एक ए है एक बी है, तो दोनों का क्या होगा? द्रव्यमान प्रवाह होगा। किसी बिलियन के दो घटक ए और बी है तो दोनों का द्रव्यमान प्रवाह निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल प्रवाह निकाला था ना, वैसे ही निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे? यस, मैं निकालता हूं। एक बिलियन के दो घटक ए और बी है, सपोज दैट एक ए है और दूसरा बी है। एक बिलियन के दो घटक ए और बी। ए को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? द्रव्यमान को लिखते हैं W से, तो ए का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WA, और बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WB। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना भाई, होगा। ए का द्रव्यमान WA होगा और बी का द्रव्यमान क्या होगा? WB होगा। तो फटाफट से निकाल लेते हैं द्रव्यमान प्रवास। कैसे निकालेंगे? देखो चमत्कार। घटक ए का द्रव्यमान प्रभाज बराबर लिखते हैं हम, क्या है? WA और प्लस WB। मेरी बात समझ में आई? WA बटे WA प्लस WA, ए के द्रव्यमान बटे विलयन के कुल द्रव्यमान की संख्या का जो अनुपात होगा वो विलय का घटक ए का द्रव्यमान प्रवाह होगा। अब मैं बी की बात करूंगा। घटक बी का द्रव्यमान प्रभाज। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन भूपेंद्र सर कराएंगे आपको याद कर लेना, खेल खत्म हो जाएगा, तुम देखना। WB, जब यहां WW दो बार आ रहा है तो B के में क्या आएगा? WB बटे WB प्लस क्या होगा? WA। बात समझ में आई क्या? WA प्लस WB, ये A के घटक का द्रव्यमान बटे विलयन के कुल घटक का द्रव्यमान, बी के घटक का द्रव्यमान बटे विलयन के कुल घटक का द्रव्यमान, दोनों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसी को कहते हैं मास फ्रैक्शन, उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रवास। मान मोल प्रवास का भैया बंद है ये, याद रखना। सेम टू सेम उसी कंडीशन से होगा। लास्ट पीढ़ी की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट है। पीपीएम सांद्रता। मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का पूरा नाम लिखता हूं फटाफट से, देख लो आप क्या है। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन, ये पीपीएम का पूरा नाम है। पीपीएम क्या होती है? जब कोई भी सॉल्यूशन बनाता है तो उसकी अमाउंट को किसी बिलियन के 10 लाख में ज्ञात किया जाता है। किसमें? किसी बिलियन के 10 लाख में, 10 लाख में बिलियन के मोलों की संख्या कितनी है उसको हम कहेंगे पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। उसे पीपीएम में निकाल देते हैं। एक पीपीएम बराबर होता है मिलीग्राम, एक पीपीएम होता है मिलीग्राम प्रति लीटर, 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के बराबर होता है। तो देखिए आप लोग, पीपीएम बराबर, एक हिंदी में सूत्र याद रखना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। बेटा मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं। वीडियो को आप एंड तक पूरा सारांश तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचोगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ थिएटर में टिकट कटा लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं और मूवी के बीच में से भागे आते हैं, तो मजा आता है क्या? ये नहीं पता कौन हीरो था, कौन विलेन था, किसने किसको मारा, कैसा क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बस पॉप्स वगैरह खा के गेट आउट हो जाते, बाहर आते, कैसी फिल्म थी यार, ठीक थी, मजा आ गया यार। तो ऐसा मजा नहीं आता है। वीडियो आप स्टार्ट कर लेना, मेरी तो एंड तक देखना, सर ने क्या पढ़ाया, क्या चीज बताइए, याद रखना। उनमें से क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं हुआ एक भी, क्यों मेरी बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है भाई। तो याद रखें आप लोग, पीपीएम बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 6। ये इसका फॉर्मूला याद रखना भाई साहब। ये परवाह से बाद में देना पड़ता है, बहुत जरूरी है, देना ही पड़ेगा। परवाह से बाद लिखना पड़ेगा, खाली परवाह देने से काम नहीं चलेगा। अब देखो फॉर्मूला याद, तो मैं उल्टा तरीके से याद करिए, पहले फॉर्मूला याद करिए, डेफिनेशन उसमें से बनाइए, क्या होता है रटना। तो देखिए आप लोग, किसी विलयन के 10 लाख,
मैं जो बोल रहा हूँ याद करना, मैं जो बोल रहा हूँ वही मैंने नोट्स में लिखा है। किसी बिलियन के 10 लाख, भाई 10 पे घात 6 का मतलब क्या होता है 10 लाख। जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पढ़ा पूरी साल तो वो पढ़ ले भाई। किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में, किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में विलय की जितनी मात्रा भरी रहती है उसे उस विलय की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। इसे पीपीएम से ही व्यक्त करते हैं। तब आप लिखोगे लास्ट में एक पीपीएम बराबर होता है क्या, मिलीग्राम प्रति लीटर। तो यहां लिखेंगे पीपीएम बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 की पावर 6। जो हो गया साहब 2 नंबर में आए, आपके लिए कंप्लीट हो गया। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10 की पावर 6, इसको कहते हैं हम पीपीएम सांद्रता, पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये परिभाषा इनमें से 100% रिपीट होती है, कोई से जाए 7 कर लेना, 7 के अलावा और भी है उनको नहीं करना है, केवल 7 पे फोकस करना है हमको। आप याद रखना भूपेश ने क्या क्या चीज हमें पढ़ाई उसको ही फोकस करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। मैं कुछ शॉर्ट नोट सुनाता हूं आपको फटाफट से, और उनको सुनते जाइए, मजा आएगा, खुश हो जाओगे आप। अरे भाई घर पे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना। मैं तो एक बात कहता हूं कि बच्चे जैसे इस महीने में पढ़ते हैं, ये 2 महीने में दम लगा देते हैं, ये पूरी साल से दम लगा दे यार तो तुमसे कोई दुनिया में लगेगा नहीं। मैं गारंटी देता हूं आप 2 महीने में कैसा ही बच्चा हो जो नहीं पढ़ेगा ना वो ही पढ़ता है, तब दिमाग कहां से आता है, पूरी साल से दिमाग नहीं आता। तो प्लीज उस दिमाग को यहां यूज करिएगा आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ाने वाला हूं। हाँ, कुछ शॉर्ट नोट बता देता हूं आपको फटाफट से। परासरण आप लोगों ने लगभग पढ़ाई होगा छोटे मोटे क्लास में, और दूसरा है यहाँ विसरण, ठीक है, और तीसरा है यहाँ परासरण दाब, परासरण दाब की बात करता हूं मैं। चौथा है यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसे शॉर्ट नोट 2-2 नंबर में बहुत आएंगे। इस पार्ट के बड़े क्वेश्चनों को ज्यादा फोकस मत करना, मैं जो करा रहा हूं उनको ज्यादा फोकस करना। एक अंतर, एक छोटी छोटी टिप्पणियां, और जो बड़े क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन बनेंगे सिलेक्टेड उनको तो मैं कराऊंगा आपको। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा अभी मैं। और नंबर 5 की बात करता हूं मैं, किसकी बात करूं मैं, हाँ थोड़ा सुना देता हूं, हेमांक, इनको बाद में बताऊंगा, चलो अभी नहीं बता रहा मैं। नेक्स्ट बात करूंगा समपराश्रयी विलयन, समपराश्रयी विलयन, और नंबर में 6 की बात करूंगा अति पराश्रयी विलयन, अति पराश्रयी विलयन। घबराओ मत, एग्जाम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज स्टार्ट कर दी तो आपको धोखा देगा बीच में, अपन उन लोगों में से नहीं है। अति पराश्रयी विलयन, और इसके बाद में करूंगा मैं अल्प पराश्रयी, अल्प पराश्रयी विलयन। आप ये मत सोचना कि सर का मिशन है तब तक ही पढ़ा रहे हैं, जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं आते बेटा तब तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट बताते रहूंगा। ये 16 मिशन के तहत मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं, यूट्यूब चैनल के मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना वहां से। ये मत सोचना भूपेश सर यहाँ तक ही हमें पढ़ा रहे मिशन के तहत। मिशन मेरा ये है कि हर बच्चा ये बोले कि भूपेश सर ने कुछ बताया था, क्योंकि आप अपने मुंह से, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, और आपकी कमेंट से मैं देखना चाहता हूं कि आप कमेंट जो कुछ परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। मैं आपके कमेंट में ये देखना चाहता हूं कि हाँ गुरु आपने हमारे साथ क्या किया, दुनिया कुछ भी कहती रही पर आपने जो किया वो कुछ कमाल का किया। बस आप लोग भरोसा करें, क्यों भरोसे का दूसरा नाम ही तो जिंदगी है भाई। भरोसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अपने की पॉइंट पर बात करते हैं। अल्प पराश्रयी विलयन, मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ, थोड़ी सी परिभाषा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। पराहरण क्या होता है, क्या होता है परासरण? कम सांद्रता वाले भाग से, कम सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर द्रवों का बहना पराहरण कहलाता है। इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। पराहरण बात खत्म। जैसे बादाम चना किशमिश का, बादाम का चना का किशमिश का जल में फूलना पराहरणी क्रिया द्वारा होता है। पेड़ पौधों की जड़ें आपने देखा बादाम को पानी में गला दो सुबह तक खुल जाए, कौन सी क्रिया होती है इसमें? अंतःपराहरणी क्रिया। इसके बीच में एक क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि किशमिश
किसमिस जल में डालने पर फूल जाती है और अंगूर चीनी गाढ़े घोल में डालने पर सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों? दो शब्द याद रखना। किसमिस में होती है अंतःप्राणी क्रिया, पानी के अणु किसमिस की अर्धपारगम झिल्ली से टकरा 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 के उसके आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाते हैं। सुबह तक हमारे किसमिस बादाम चना जल में फूल जाते हैं क्योंकि उसमें अंतःप्राणी क्रिया होती है। लेकिन अंगूर को जब चाशनी के गाढ़े घोल में डालोगे तो उसमें होती है बाह्य परागण क्रिया, क्योंकि अंगूर में से जो पानी निकल के ना वो चीनी के गाढ़े घोल में आ जाता है। जब चीनी के गाढ़े घोल में आएगा तो बाहर से जल, अंदर से जल है वो चीनी के गाढ़े घोल में आ रहा है, तो सांद्रता चीनी के गाढ़े घोल की ज्यादा है, तो इसका मतलब अंगूर आपका कैसे हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो किसमिस अंतःप्राणी क्रिया द्वारा फूलती है जबकि अंगूर बाह्य परागण क्रिया द्वारा सिकुड़ जाता है। विसरण, विसरण में क्या होता है? अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर द्रवों का, गैसों का रिश्तना विसरण कहलाता है। पर एक बात याद रखना, इस क्रिया के लिए हमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। मैं नेक्स्ट बात करूंगा बेटा प्राहण दाब। प्राहण दाब एक ऐसा दाब होता है जो विलेय के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, इधर विलेय के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से, अर्धपारगम झिल्ली है और विलायक में जाने से रोकता है, उसको अपन कहेंगे प्राहण दाब। इसको लिखते हैं पाई से, चाहे तो पाई से दर्शाओ या इसको पी से दर्शाओ, पाई और पी दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं प्राहण दाब को। ओके, मैं बात करूंगा फटाफट से अर्धपारगम झिल्ली। इस दुनिया में अर्धपारगम झिल्ली मुख्य रूप से दो तरह की है। एक होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली जो जंतुओं में पाई जाती है, हमारे अंदर पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, वो होती है आपकी अर्धपारगम झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली का अपन प्राहण दाब मापने के लिए यूज नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये इतने प्रेशर को हाई प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर सकती है, अधिक प्रेशर की वजह से टूट जाती है, फट जाती है। इसलिए हम अर्धपारगम झिल्ली जो प्राकृतिक है उसका प्राहण दाब मापने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? मानव द्वारा निर्मित कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई हुई अर्धपारगम झिल्ली का यूज करते हैं। उसकी मैं एक रिएक्शन फिट करता हूं आपके सामने, फटाफट से देखिएगा आप लोग। 2Cu कॉपर सल्फेट होता है बेटा, कॉपर सल्फेट दोनों ले लिए मैंने यहाँ, और ये होता है K4 का होल 6। 10 चैप्टर में आई इस नेम के ऊपर एक खतरनाक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शानदार, तुम देखना उसको। पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव आउट। बेटा मुझे अर्धपारगम झिल्ली बनाना है मानव द्वारा निर्मित, और मानव द्वारा निर्मित जो अर्धपारगम झिल्ली होती है उसको बोलते हैं कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। ओके, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली जो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। तो देखिए बॉस, यहाँ कॉपर के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, इसमें दो अणु ले लिए इसमें से, देखो, और पोटेशियम के यहां से हटा दूंगा भैया, ये हटा दिया भैया मैंने, देख लीजिए, देखो 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 फटाफट से देखो, इतना बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया गॉड के बाद, ApCN का होल 6, ApCN का होल 6 मैंने हटा दिया वहां से। इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? पोटेशियम को हटा दो, पोटेशियम को यहां से दो लात मार दो, भाग बेटा यहां से, तो पोटेशियम आ गया, और पोटेशियम में कौन फिट कर दिया? कॉपर, क्यों पोटेशियम हटेगा तभी तो कॉपर ऐड होगा। तो देखना यहाँ चमत्कार होने वाला है। तो क्या बचा? यहाँ पर S के 2 बचे, ऑक्सीजन SO4 के 2 बचे, और K के 4 बचे, तो क्या लिख सकते हैं अपन? 2K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट। ये हो गया आपका क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसी को बोलेंगे हम कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जो मानव द्वारा निर्मित है, इसे हम प्राहण दाब मापने के लिए वर्कले-हर्टले विधि में यूज करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वर्कले-हर्टले विधि, बड़े पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसमें से बहुत सारी चीजें बन जाती है, बहुत सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनेंगे, 3 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, तो याद रखेंगे। इसको अपन कहेंगे अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा, अर्धपारगम झिल्ली की डेफिनेशन क्या होगी? कोई झिल्लियां ऐसी होती हैं जिनमें से विलय विलायक के दोनों कण आर पार निकल जाए तो उसको हम पूर्ण पारगम झिल्ली कहेंगे। कुछ झिल्लियां ऐसी होंगी जिनमें से विलायक के कण आर पार निकल जाए, विलय विलायक के दोनों कण आर पार नहीं निकले, सॉरी, विलय विलायक के दोनों कण आर पार नहीं निकले, उसको अपन कहेंगे अपारगम्य झिल्ली। और कुछ झिल्लियां ऐसी होती हैं जिनमें से विलायक के कण तो आर पार निकलते हैं, लेकिन विलायक के कण तो आर पार निकलते हैं लेकिन विलय के नहीं, तब उसे हम कहेंगे क्या? अर्धपारगम झिल्ली। जैसे सुअर के मूत्राशय की झिल्ली, इंसान जानवरों के मूत्राशय की झिल्ली,
कॉपर फेरोस साइनाइड की झिल्ली, बादाम चना किशमिश में पाई जाने वाली झिल्ली, हरी सब्जियों में पाई जाने वाली झिल्ली, उसको हम कहेंगे क्या? अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। ओके बच्चों, अब मैं बात करूंगा समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन का एक फॉर्मूला होता है यहाँ N1/V1 बराबर N2/V2। इस फॉर्मूले का फंडामेंटल क्या है? ये फॉर्मूला ये दिखा रहा है ऐसे दो विलयन जिनके प्राण दाब के मान समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिनके प्राण दाब के मान समान होते हैं उसे हम समपराश्रयी विलयन कहते हैं। ऐसे दो विलयन जिनके प्राण दाब के मान समान होते हैं उसको हम समपराश्रयी विलयन कहते हैं। अच्छा, अतिपराश्रयी विलयन, ऐसे विलयन या ऐसे दो विलयन आपके सामने रखे हैं, उसमें एक विलयन के प्राण दाब का मान दूसरे विलयन के प्राण दाब के मान से ज्यादा है तो उसे अपन कहेंगे अतिपराश्रयी विलयन। मैं अल्पपराश्रयी विलयन की बात करूं, ऐसे दो विलयन आपके सामने रखे हैं, उनमें से एक विलयन के प्राण दाब का मान दूसरे विलयन के प्राण दाब के मान से या दिए गए विलयन के प्राण दाब के मान से कम होता है, उसको हम कहेंगे अल्पपराश्रयी विलयन। क्या कहेंगे बेटा उसको? हम अल्पपराश्रयी विलयन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये छोटी छोटी परिभाषा शॉर्टकट याद रखना, ये जनरल रूप से आ जाती है तो ये वो दिमाग में याद रखना, ठीक है? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, और पीडीएफ मैंने अच्छे से लिखी है, बहुत मोस्ट भी है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात चर्चा करूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 निबट गया। 10 12 13 12 14 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इस पार्ट में, सिलेक्टेड है उतने ही क्वेश्चन, और उन पे आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लें। और मुझे आप कमेंट में लिख के बताए हैं जिन जिन लोगों ने YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है, वो स्टूडेंट मुझे बताएं कि आपको पीडीएफ जो मैंने ऑब्जेक्ट दिए हैं सिलेक्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक चैप्टर में बेटा 250-300 तो बहुत सारे हैं, 250-400 के समथिंग है, मैंने कम से कम दिए सिलेक्टेड में से बाहर नहीं जाएगी आपकी ओटी। तो मुझे बताएं कि सर मजा आ गया, अच्छा लगा, नहीं लगा, तो मुझे भी तो पता लगा मैं भी तो देखूंगा कि मैंने जो मेहनत की उसका बच्चों क्या रिस्पॉन्स देते हैं। वैसे तो आप सब लोगों का प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, आपने बहुत सपोर्ट किया है और कर भी रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैंने जो कमेंटमेंट किया था आपसे कि आप मेरा साथ मत छोड़ना, परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भी आपसे कि साथ मत छोड़ना बिल्कुल भी, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आपने वास्तव में अपना वादा निभाया है, मैं भी अपना वादा निभाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी का नियम सुना होगा आपने। हेनरी का नियम क्या है? इसकी सीमाएं, क्वेश्चन में मतलब होता है कमियां, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम की कमियां, और हेनरी के नियम की डेफिनेशन देना है आपको। अब तीसरी बात क्या है? इसके अनुप्रयोग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में याद रखना, एक क्वेश्चन याद करो, 3 क्वेश्चन याद है चुटकियों में ही। अनुप्रयोग बताओ, अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए आप लोग क्या इसके अनुप्रयोग में, मैं सबसे पहले बताता हूं हेनरी का नियम क्या है, संक्षिप्त में याद रखेंगे। हेनरी का नियम, तो देखिए आप लोग एम समानुपाती पी याद रखेंगे और क्वेश्चन में लिख देंगे स्थिर ताप पर। किस पर बात कर रहा हूं मैं? स्थिर ताप पे बात कर रहा हूं। तो एम बराबर समानुपाती चल रहा है तो के आता है, और भैया हेनरी का नाम एच से शुरू होता है तो के एच लगा दिया, इनटू पी, एम अपॉन पी इक्वल्स टू क्या ले सकता हूं मैं? के एच। क्या ले सकता हूं बेटा? एम समानुपाती बी। मैं सबका मतलब बताऊंगा एम का मतलब क्या है फटाफट से, क्यों टाइमिंग के हिसाब से पढ़ना पड़ता है इसलिए मुझे जल्दी बोलना पड़ता है कुछ चीजें। एम समानुपाती फिर मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं कि आप समझ में आ जाए। एम समानुपाती पी, एम बराबर के एच इनटू पी, एम बटे पी बराबर क्या होता है? के एच। जहां ऐसे करके लिखना, परमाणु से बात 2 नंबर में आता है, हेनरी के नियम यहां से तक भी आ जाता है कभी कभी। जहां एम बराबर गैस का द्रव्यमान, गोले की गैस की मात्रा का द्रव्यमान, और पी बराबर क्या होता है? एम माने गोले की गैस की मात्रा का द्रव्यमान, पी बराबर होता है प्रेशर, गैस के ऊपर लगने वाला दाब, पी का मतलब होता है दाब, और के एच का मतलब क्या है यहां पर? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। ओके, एम माने गोले की गैस की मात्रा का द्रव्यमान, पी माने गैस के ऊपर लगने वाला दाब, और के एच का मतलब होता है हेनरी स्थिरांक। क्या बोलेंगे इसको? हेनरी स्थिरांक। अब देखिए आप लोग ध्यान से, हेनरी स्थिरांक क्या है? परिभाषा,
स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ताप तो स्थिर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। हेनरी ने कहा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता का द्रव्यमान स्मॉल m, गैस के ऊपर लगाए गए प्रेशर, दाब के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे अर्थात m समानुपाती p, m बराबर kh इंटू p, m बटे p बराबर क्या लिखते हैं kh, जहां m माने घुली गई गैस की मात्रा का द्रव्यमान, p माने गैस के ऊपर लगने वाला दाब और kh माने हेनरी का स्थिरांक। अब कमियां क्या थी हेनरी में, कमियां सुन लो भैया, क्या कमियां थी हेनरी के नियम की। पहली कमियां, तीनों कमियां कभी कभी पूछ लेता है, तो हेनरी का नियम, हेनरी का नियम की डेफिनेशन हो गई, और डेफिनेशन के बाद में ये फॉर्मूला लिखना है आपको अच्छे से। ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं फटाफट से, सीमा या कमियां, सीमाएं। नंबर 1 पहले वही सुना देता हूं आपको। नंबर एक हो गया भाई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या बोलूंगा मैं नंबर 1, 2, 3 में? एंडी ने कहा यह नियम तनु विलयनों पे लगेगा। तनु माने पतला होता है, सांद्र मींस गाढ़ा होता है। यह नियम तनु विलयनों पे लगेगा। हेनरी कह रहा है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। यह नियम तनु विलयनों पे लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करके देखा, लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो यह नियम तो सब पे लगता है, चाहे विलयन तनु हो चाहे सांद्र हो, कोई सा विलयन हो सब पे लगेगा। दूसरी बात कही थी हेनरी ने कि ताप उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए। यार तुम एक चीज मुझे बताइए, जब ताप ज्यादा लोगे और दाब कम लोगे तो कोई गैस पानी में कैसे घुल सकती है? कोई सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, थम्स अप जो आती है, स्प्राइट वगैरह, इनमें जब CO2 गैस भरते हैं या सोडा वाटर की बोतलों में CO2 गैस भरते हैं तो उच्च दाब पर ही भरी जाती है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। और हेनरी यहाँ पर कुछ गलत बोल बैठा, हो सकता है कुछ नशा वगैरह कर लिया होगा, या हरदम आदमी का मूड जैसा नहीं रहता, हो सकता है गलती हुई उससे। तो उसने क्या कहा कि दाब और परमाणु सही कह रहा है कि स्थिर ताप पर, ताप को कांस्टेंट रखिए बहुत सा। तो यहां क्या कह रहा है कि ताप उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए, तभी तो उसको लिमिटेशन कहेंगे। तब तो हम हेनरी के नियम की कमियां निकालेंगे, 2 कमियां हुई। तो एक दूसरी बात ये गलत बोल बैठे हो, हेनरी नियम अच्छा था, कुछ गलतियां हुई तो हुई, तो कमी बताएंगे। तीसरी बात, कोई भी गैस, हेलो, कोई भी गैस पानी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और पानी से वो रिएक्शन कर रही है तो ना तो उसका संगुणन होना चाहिए और ना ही उसका वियोजन होना चाहिए। हेनरी बोला इस बात को, तो कुछ लोगों ने नहीं माने, उन्होंने देखा गैस पानी से रिएक्शन करती है कि नहीं करती है। तो देखिए आप लोग, तो इसका तीसरे पॉइंट में एग्जांपल लगेगा, कैसे लगेगा? अमोनिया NH3, अमोनिया गैस है भाई, और प्लस H2 द्रव्य, लिक्विड L हो गया। यार भाई एक H इसको दे दो तो क्या बनेगा आगे? NH4OH, क्या बनेगा? NH4OH, NH4 एक H इधर आया तो NH4OH बचेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जो गैस का क्या संगुणन, हेलो, क्या हो गया? संगुणन। ये दोनों जुड़ के ये रह गया, अणुओं का संगुणन हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसको इधर ले लेता हूं, देखिए बेटा तीसरे पॉइंट में देना है बच्चों, NH4OH। अब मैं इसका विघटन करूंगा तो कैसे टूटेगा इसको? NH4 प्लस में और OH माइनस में। ओ माय गॉड, ये हो गया आपका क्या? वियोजन। ये वियोजन हो गया भैया। हेनरी ने ये कहा था तीसरे नियम में, कोई भी गैस, लो, कोई भी गैस पानी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। भैया यहां तो खेल खत्म हो रहा है, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। NH3 प्लस H2 NH4OH संगुणन हो गया, और NH4OH को इधर ले आया तो NH4OH का वियोजन हो गया। भाई हेनरी के नियम में तो कमियां हो गई। हेनरी कह रहा उसके विपरीत हो रहा है। मैं कहूंगा भूपेश सर कह रहे हैं सूर्य पूर्व दिशा से नहीं पश्चिम से निकलता है, और पश्चिम से नहीं निकला, सूर्य लोग जग के देख रहे हैं सूर्य तो पूर्व दिशा से निकल रहा है, तो भूपेश सर की भी कमियां होंगी। भूपेश सर की बात गलत होगी, जरूर थोड़ी किसी आदमी 100% थोड़ी बहुत तो एक 0.1% तो रहती है, तो कुछ ना, उसने नियम भी अच्छा बनाया तो कमियां भी थी, तो कमियां भी बता रहे उसके अच्छा ही बताएंगे। एक और एग्जांपल इसका, HCl भाई साहब, HCl को मैंने किसमें घोला? AQ। AQ का मींस होता है बेटा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो आगे बनेगा HCl। अब भाई साहब ये HCl AQ है ना, ये भी जलीय विलयन है। हाँ,
अब HCl को इधर ले लो भाई साहब, ए भैया बगल वाले इधर मत देखो, H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ओ माय गॉड, इसका भी समूहन हो गया और इसका हो गया वियोजन, ये समूहन हो गया और ये वियोजन हो गया। अरे भाई हेनरी के नियम की कमियां हुई क्या? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम में 3 कमियां थी, तो परिभाषा हुई, उसकी कमियां हो गई। तीसरी जो कमियां बताएं आप एग्जाम में, तो उसमें रिएक्शन ठोकना, इसको बताना कि भाई ये NH3+H2 के बाद NH4 हुआ H, NH4 हुआ H को इधर ले आना और लिख देना NH4+ फिर हुआ H-, तो हो गया वियोजन। समूहन में जुड़ते हैं अणु परमाणु और वियोजन में टूटते हैं, आयन हो जाता है, तो आयन हो गया। तो यहाँ पर HCl का समूहन है, यहाँ पर HCl का वियोजन हो गया। हेनरी के नियम में कमी हुई कि नहीं बॉस? मजा आ गया कि नहीं? ओके, तीसरी बात करूंगा मैं अनुप्रयोग की। हेनरी का नियम में चाहे 2 नंबर का पूछे वो 3 नंबर का पूछे, पर हेनरी के नियम फुल चांस में है, आ सकता है 2022 में। तैयार रहे निशाना सही जगह लगना चाहिए, गलत जगह नहीं लगना चाहिए, बात समझ गया? क्योंकि परीक्षा रहने वाला कभी किसी पर दया नहीं करता, हम तुम लोग नहीं है दया कर दे, उसके माइंड में जच गया तो उसने खेल खत्म कर दिया। लेकिन आज तक रिकॉर्ड में अभी भूपेश सर के यहाँ से कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है, मैं वादा करता हूँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बस आप भरोसा करें, क्यों? भरोसे का दूसरा नाम जिंदगी है। ओके, हाँ माय डियर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। तीसरा है, अरे भाई अब लिखेंगे हम इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, मजा आएगा इस अनुप्रयोग में, देखते रहिएगा, टिके रहिए। पहला है गोता, नहीं गोताखोर को बाद में डुबकी लगाएंगे। कार्बोनेटेड शीतल पेय के उत्पादन में, ये पहली हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है कार्बोनेटेड शीतल पेय के उत्पादन में। ओके, मैं दूसरी हेडिंग लिखने वाला हूं, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने में, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने में। नंबर तीसरा, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई। तो देखिएगा बेटा फटाफट से तीनों का आंसर चुटकियों में लो। इस हेडिंग में क्या लिखना है, इस हेडिंग में क्या लिखना है और इस हेडिंग में क्या लिखना है सर? बस मेरी 3 बातें याद रखना, 3 बातों में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ रहा था हेडिंग में से। तो देखिए आप लोग ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, कार्बोनेटेड शीतल पेय के उत्पादन में पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ब्रिंडा, जो भी आते हैं, स्प्राइट वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, उनमें CO2 गैस को हाई प्रेशर लगा के भराया जाता है, हाई प्रेशर लगा के भराया जाता है। तो यहाँ पर हेनरी का नियम हुआ कि नहीं हुआ? जब प्रेशर लगा के नहीं भरेगा तो गैस बोतल के अंदर कैसे होगी? आपने सोडा वाटर की बोतल पी हो, ढक्कन बाहर ऊपर निकल जाता है, क्योंकि CO2 गैस भरी होती है उसमें से, उसके झाग बनते हैं। तो किसकी वजह से? कार्बोनेटेड शीतल पेयों के उत्पादन में तो टेम्परेचर कम रखते हैं और दाब ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर हेनरी के नियम का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको कौन कहते हैं? सोडा वाटर एवं शीतल पीने वाले पदार्थों में बेटा CO2 गैस की घुलनशीलता यानी विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इतना सा इस हेडिंग में लिखना है। ओके, तो उच्च दाब पर बंद करने की बात कही है मैंने एंड में, इसका मतलब हेनरी का नियम सच्चा है, अच्छा है। दूसरा, गोताखोर गहरे समुद्र में, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए, तो बेटा बोर्ड पर देखिएगा, गोताखोर डीप सी डाइवर्स, जब पानी के अंदर गोताखोर जाता है तो आपने देखा होगा, जब गोताखोर पानी के अंदर जाता है, इधर देखिएगा 98%, मैं 2 मिनट में क्या खत्म कर रहा हूं इसका, 98% नाइट्रोजन, माय डियर
98% नाइट्रोजन हुआ, 2% ऑक्सीजन का मिश्रण श्वसन क्रिया के लिए यूज करता है, कृत्रिम श्वसन के लिए। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जाते थे, मास्क लगा लेते, पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका रहता है, वो होते हैं गोताखोर, पानी के अंदर रहने वाले मछुआरे, कोई भी रिसर्च करते रहते हैं, पानी के अंदर जीव जंतुओं को पकड़ना, ढूंढना, छानबीन करना, ये उनका काम रहता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस भारी होती है और रक्त में घुलनशील ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन गैस की रक्त में हमारे घुलनशीलता ज्यादा हो जाती है। मैं शॉर्टकट शब्द में बताऊंगा, जब गोताखोर 8-8 घंटे काम करने के बाद जब बाहर आते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है हमारे रक्त में बुलबुले बनाती है, और बुलबुले बनाती है जिससे ब्लड सप्लाई रुक रुक के होती है, हाथ पैरों में थोड़ा सा चींटी सी रेंगती है, और उससे क्या होता है कि आगे चल के उनको एक बीमारी बन जाती है बेचारों को, उसका नाम होता है बेंड्स। हेलो माय डियर, 98% नाइट्रोजन 2% ऑक्सीजन का मिश्रण का जो कृत्रिम श्वसन क्रिया करेगा गोताखोर पानी के अंदर, तो उसको एक बीमारी बन जाती है, उसका नाम होता है बेंड्स। यह बीमारी बहुत पीड़ादायक, जानलेवा होती है, इससे काफी गोताखोरों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए सरकार ने अब इस गैस को यहां से हटा दिया है, इसके स्थान पर किसे यूज करते हैं, 98% हीलियम व 2% ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी श्वसन क्रिया में कोई दिक्कत नहीं होती, सामान्य वायु की तरह महसूस करते हैं। इससे ऐसा लगता है मैं सामान्य वायु में श्वास ले रहे हैं। तो 98% हीलियम 2% ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग करते हैं, इसलिए गोताखोर गहरे समुद्र में अब वर्तमान समय में 98% नाइट्रोजन 2% ऑक्सीजन के स्थान पर 98% हीलियम 2% ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, और इससे होने वाली बीमारी का नाम होता है बेंड्स। लेकिन इस वाले मिश्रण से होती है बीमारी, नीचे वाले से कोई बीमारी नहीं होती है। ओके, मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं फटाफट से, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई। पर्वतारोही नाम सुना होगा आपने, पर्वतारोही इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लाइंबर। पर्वतों पर चढ़ने वाले, पर्वतों पर ऊंचे घरों पर रहने वाले लोगों के फेफड़ों में, ऊतकों में ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाती है। आप जानते हैं कि ऊंचाई के अपेक्षा पृथ्वी पर, जमीन पर, पृथ्वी पर सतही स्थानों पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता पृथ्वी पर ज्यादा होती है, और जैसे 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 ऊपर की ओर जाते हैं, चढ़ाई करते जाते हैं पर्वतारोही, तो उनके फेफड़ों में, उनके ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा का सांद्रता, उनका ऑक्सीजन के लेवल कम होता जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें श्वास लेने में बड़ी तकलीफ महसूस होती है, हाँ बार बार हाँफ आती है, भैया मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा, मुझे नहीं पता, मुझे तो वहां पहुंचना है अपने टारगेट पे, तो थकान महसूस करते हैं। ऐसा बार बार करने से उनको एक बीमारी हो जाती है, इससे होने वाली कमी को बोलते हैं एनोक्सिया। मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे नोट करते जाइए, एनोक्सिया। और एनोक्सिया ये है एनोक्सिया, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने वाले में जो कठिनाई होती है, उनको जो डिसीज होती है उसका नाम है एनोक्सिया। इससे होने वाली ऑक्सीजन की कमी को अपन कहेंगे एनोक्सिया। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन की कम होगी, थकान महसूस होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, आपको उल्टी आ सकती है, आपके नाक से नकलू बह सकता है, तो अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको होने वाली डिसीज को कहते हैं एनोक्सिया। तो आपका हेनरी है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आते हैं, जिससे वो उसमें से वो श्वास ले सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। तो हेनरी का नियम आपका कंप्लीट हुआ। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो गए, हेनरी के नियम की क्या कमियां थी वो हो गई, तो हेनरी का नियम कंप्लीट। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, अच्छे हैं। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बर्कले हार्टले विधि द्वारा प्राण दाब का मापन। मैं प्राण दाब की डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूं, और बर्कले हार्टले विधि बताना हूं आपको, प्राण दाब कैसे मापन करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान से। सबसे पहले हम प्राण दाब क्या है इसे ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि को निम्न पॉइंटों में समझाइए। पहला है प्राण दाब की डेफिनेशन देनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट बता चुका हूं, और प्राण दाब का ये नामांकित चित्र है, और इसका विधि का वर्णन बताना है, इसका प्रयोग सूत्र बताना है, और इसकी विशेषता बतानी, विशेषता लाभ। तो देखिए सभी लोग ध्यान से, प्राण दाब एक ऐसा दाब होता है जो विलेय कणों को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलायक में जाने से रोकता है, प्राण दाब कहलाता है। इसे पाई से या पी से दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बर्कले हार्टले विधि द्वारा प्राण दाब का मापन। प्राण दाब मापने की ये बर्कले हार्टले विधि है। इस विधि में ये बेलनाकार पात्र लेते हैं,
जिसके समान केंद्रों पर दो समकेंद्रित कांच की नलियां लगी होती हैं। आप देख सकते हैं समान केंद्रों पर दो कांच की नलियां लगी होती हैं। ओके, इसका एक सिरा केसर नली कहलाता है, दूसरा सिरा तिसलकीप कहलाता है। यहां पर एक आलपिन लगा दी जाती है। तिसलकीप की सहायता से या जलकुंड कह सकते हैं हम, तिसलकीप या जलकुंड की सहायता से इस उपकरण के मध्य भाग में जल भर दिया जाता है। इसको मैंने विलायक लिखा है यहां पर। इस बेलनाकार पात्र के ऊपर एक और पात्र होता है जिसके ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली परत चढ़ा दी जाती है जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। Cu2FeCN का होल 6 अभी बताया था मैंने नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने, इससे पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कॉपर फेरोसाइनाइड की जो बर्कले हार्टली विधि होती है उसके चारों तरफ हम कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली परत चढ़ा देते हैं जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इस बेलनाकार पात्र के ऊपर एक और पात्र लगा देते हैं जिसमें ऊपर की ओर एक दाब, मापक घड़ी और एक पिस्टन लगा देते हैं और इस पात्र में हम विलयन भर देते हैं। हम इस पात्र में उस विलयन को भरते हैं जिसका हमें प्राण दाब ज्ञात करना होता है। इस बेलनाकार पात्र के ऊपर एक पात्र और रहता है जिसमें विलयन भरा होता है। इस पात्र में उस विलयन को भरा जाता है जिसका हमें प्राण दाब ज्ञात करना होता है। अब क्या होगा कि पराहरण क्रिया होती है और पराहरण क्रिया होती है कम से अधिक की ओर। तो विलयन की सांद्रता कैसी है, अधिक है, और ब्लैक की सांद्रता कैसी है, कम है। तो पानी के अणु, जल के अणु बेटा बीच वाले पात्र में से अर्धपारगम में झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पराहरण क्रिया द्वारा कुछ समय के बाद जब इसमें पराहरण क्रिया होगी तो जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके किस में जाएंगे, विलयन में जाएंगे। तो केसकर नली में पानी हमारे यहां तक भरा हुआ था और वो इसमें से डाउन होकर के केसकर नली में जल का स्तर डाउन हो गया और पानी टूट के आपका यहां तक आ गया। ओके, अब हम चाहते हैं कि पानी का जल का स्तर नीचे डाउन हो गया, गिर गया, तो जल का तल गिर जाता। तो पहले इसको नोट कर लिएगा, पहले हमारे यहां तक था, अब डाउन होकर कितना चला गया। इसका मतलब पराहरण क्रिया अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से हो गई। तो पराहरण क्रिया द्वारा जब जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश कर जाते हैं, और अर्धपारगम झिल्ली की मैंने विशेषता बताई थी कि विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं लेकिन विलय के नहीं। तो विलायक के कण भैया विलयन में आ गए कि नहीं आ गए? जब विलयन में आ गए तो क्या हुआ कि केसकर नली का जल स्तर डाउन हो गया, उसका तल नीचे हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये तल हमारा डाउन हुआ है वो उस कंडीशन पे कैसे पहुंचे। तो उस कंडीशन में कब पहुंचेगा, जब उपकरण पर ऊपर से पिस्टन की सहायता से धीरे धीरे इतना न्यूनतम दाब डालते हैं कि केसकर नली में जल का स्तर अपने मूल स्थिति में वापस आ जाए। इसे हम किस में कैलकुलेशन करेंगे, दाब मापक घड़ी में नोट कर लेते हैं। और दाब मापक घड़ी में नोट करने के बाद हम उन मानों को इस वाले फॉर्मूले में रख करके, ये लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में लिख करके हम किसी भी विलयन का प्रारंभ दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप लोग, ये है प्रारंभ दाब मापने का फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल होंगे पाई बराबर प्रयुक्त सूत्र रह लेंगे, पाई बराबर डब्ल्यू बटे एम बी बटे इनटू आर टी अपॉन वी, जहां पाई का मतलब क्या है, प्रारंभ दाब है, डब्ल्यू बी होता है विलय का भार, एम बी होता है विलय का अणु भार, आर मतलब होता है गैस निर्तान, टी का मतलब होता है परम ताप, और बी बराबर होता है विलयन का लीटर में आयतन। बी बराबर क्या है, विलयन का लीटर में आयतन। पाई का मतलब बताना है प्रारंभ दाब के लिए, डब्ल्यू बी विलय के भार के लिए, एम बी विलय का अणु भार होता है, आर गैस निर्तांक होता है, टी परम ताप होता है, और बी बराबर विलयन का लीटर में आयतन। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में उपरोक्त मानों को रख करके हम किसी विलयन के प्रारंभ दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रारंभ दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। क्या कहेंगे इसको, प्रारंभ दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। अब इस विधि की विशेषताएं आ जाती हैं कि विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता सुन लो, ये जो विधि है ना भैया बहुत सस्ती है, सर्व सुलभ है, सभी सुविधा युक्त है, खर्चा कम आता है, ठीक है, सभी सुविधा है। दूसरी बात, इस विधि में आपने जो कॉपर फेरोसाइनाइड, हेलो, आपने इस विधि में जो कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग किया है वो उच्च दाब के कारण टूटती नहीं है,
उस झिल्ली के टूटने का डर नहीं रहता है, बहुत मजबूत बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, ये टूटती नहीं है। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ क्या है कि प्रहर दाब निकालने में इस विधि से समय कम लगता है, बहुत जल्दी प्रहर दाब का मान ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट लाभ क्या है, इससे विशेषता क्या है, नेक्स्ट लाभ या विशेषता है कि प्रहर दाब का मान 100% शुद्ध निकलता है, प्रहर दाब का मान 100% शुद्ध आता है। और एक और विशेषता क्या है, इस विधि की सहायता से हम किसी भी लड़के के प्रहर दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी बर्कले हार्टले विधि कंप्लीट हो गई। अब मैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, कम शब्दों में समझेंगे फटाफट से। बांड-टॉप गुणांक, आपने सुना होगा कि बांड-टॉप गुणांक क्या होता है, किसी पदार्थ के सैद्धांतिक मान से उसके प्रायोगिक मान में, सैद्धांतिक मान, अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा सैद्धांतिक मान में किसको बोलता हूं। देखिए भाई, H2 + I2 गिव आउट 2HI, मैंने बोर्ड पे निशान लिखा है। तो जो गिव आउट के तीर के निशान के जो पीछे वाले होते हैं ना, हेलो, जो पीछे वाले क्रिया कारक होते हैं, क्रिया कारक, माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो क्रिया कारक होते हैं ना उनको बोला जाता है क्या, सैद्धांतिक मान। और जो क्रियाफल में आते हैं उनको बोला जाता है क्या, प्रायोगिक मान। तो सैद्धांतिक मान से उसके प्रायोगिक मान में भिन्नता आती है, इस भिन्नता को दूर करने के लिए बांड-टॉप ने गुणांक बनाया, इसे हम बांड-टॉप गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे I बराबर सैद्धांतिक मान बटे प्रायोगिक मान। अब बांड-टॉप गुणांक की क्या शर्तें हैं, कुछ शर्तें थी। बांड-टॉप गुणांक ने जो नियम बनाया वो पदार्थ के संगुणन के बारे में और पदार्थ के विभेद के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं संक्षिप्त में यहाँ पर कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास नमक का 1 मोल है और जल में विलयन होने के बाद वो Na+ में बढ़ गया, Cl- में बढ़ गया, बढ़ेगा नहीं बढ़ गया। तो यहाँ पर 1 मोल मिलकर 2 मोल हो गए ना, इसका मतलब क्या हो गया, विभाजन हो गया। विभाजन कैसे हुआ, I बराबर, यहाँ पर बटने के बाद कितने मोल थे, एक जोड़ेंगे तो कितने मोल हो गए, 2। तो यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या है बताऊंगा अभी। यहाँ पर बांड-टॉप गुणांक का मान, पहली शर्त, यदि बांड-टॉप गुणांक का मान 1 से अधिक होता है तो विलेय का विलयन में विभाजन होता है, विलेय के कणों का विलयन होता है। और यदि बांड-टॉप गुणांक का मान, यहाँ पर एसिटिक अम्ल के 2 अणु हैं या हाइड्रोजन बंध द्वारा उनका संगुणन होता है, 1 मोल में बदल गए। 2 मोल में से जब 1 मोल घट के रह गया तो 1 ऊपर होगा, 2 का भाग दें तो कितना आएगा, 0.5, मान 1 से कम है। बांड-टॉप गुणांक का मान यदि 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है तो विभाजन होगा। और बांड-टॉप गुणांक का मान 1 से कम आता है तो क्या होगा, संगुणन होगा। तो बांड-टॉप गुणांक का जो मान है वो 4 कंडीशन पर डिपेंड होता है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन बता देता हूं आपको, वाष्प दाब का अपेक्षित अवगमन। जब ये राउल्ट के नियम में मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट के नियम, 2 राउल्ट के नियम कराऊंगा, 100% आने के चांस में फुल। P0A - PA/P0, I बराबर, I माने बांड-टॉप गुणांक माइनस XB, XB माने मोल प्रवाह। इसका मतलब बांड-टॉप गुणांक और XB का जो मोल प्रवाह का अंतर है वो वाष्प दाब में अपेक्षित अवगमन के अनुपात के बराबर होता है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, डेल्टा टीवी, इसको बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन है वो बांड-टॉप गुणांक I, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसको लिखते हैं केवी से, और विलयन की मूलकता को लिखते हैं स्मॉल m से। इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो डेल्टा टीवी के बराबर होगा, माने क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। ओके, डेल्टा टीवी का मतलब होता है टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसी प्रकार से डेल्टा टी बराबर मैंने क्या लिखा है, बांड-टॉप गुणांक Kf, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं इसको, इनटू स्मॉल m। इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो डेल्टा टीएफ के बराबर होगा। इसी प्रकार से मैं पी या पाई की बात करूं तो पी या पाई बराबर होता है आईसीआरटी। आपने तनु विलयन के प्रहर दाब के नियम में पढ़ेंगे इसको आगे। पी या पाई बराबर क्या लेते हैं, आईसीआरटी। आई माने बांड-टॉप गुणांक, सी माने सांद्रता, आर माने गैसीयतांक, टी माने परमताप। इनका जो गुणनफल होता है वो प्रहर दाब पाई या पी के बराबर होता है। बांड-टॉप गुणांक की सीमाएं मैंने आपको जस्ट सुनाई थी। यदि बांड-टॉप गुणांक का मान बेटा सीमा या कमियां, बांड-टॉप गुणांक में क्या कमियां थी फटाफट सुन लीजिए। पहली कमी, I बराबर यदि बांड-टॉप गुणांक का मान 1 होता है तो कभी उस पदार्थ का ना तो संगुणन होगा ना वियोजन होगा। एक मान आता है, एक मान होता है बांड-टॉप गुणांक का, तो ना संगुणन होगा ना वियोजन होगा, ना टूटेंगे अणु ना जुड़ेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। दूसरी बात, यदि बांड-टॉप गुणांक का मान 1 से कम होता है तो विलय का विलयन में क्या होगा, संगुणन। देखो 1 से कम है 0.5
तो देखो यहाँ पर H3 अम्ल का समूहन होता है जल में, और नमक का जल में क्या होता है, वियोजन होता है। यदि बाध्यता गुणांक का मान 1 से अधिक होता है तो विलय का विलय में क्या होता है, वियोजन होता है। तो इस प्रकार से आपके बर्कले-हार्टले विधि और बाध्यता गुणांक वाले दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके माय डियर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमांक, हिमांक में अवनमन, अवनमन, अवनमन क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन फ्री, एक क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन फ्री, माने एक ही ट्रिक से 2 क्वेश्चन। तो देखिए बोर्ड पर फटाफट सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं आपको क्या है। हिमांक किसी विलयन का अहताप होता है जिस पर वह पदार्थ जमता है। हेलो, हिमांक किसी विलयन का अहताप होता है जिस पर वह पदार्थ जमता है, उसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक कहते हैं शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आणविक द्रव्यमान से क्या संबंध है? अभी आपने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने मोलरता, नॉर्मलता की फॉर्मलता के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर इसमें मोलरता यूज होगी, तो उसको ध्यान से देखना आप लोग। मोलरता, तो देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आणविक द्रव्यमान में आपको फटाफट से 5 मिनट में दोनों क्वेश्चनों को, 5-6 मिनट में दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट करा देता हूं मैं। एक होता है हिमांक का अवनमन, एक होता है आणविक द्रव्यमान में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, हिमांक में अवनमन होता है उसको लिखा जाता है डेल्टा टीएफ से। ओके, हिमांक अवनमन में डेल्टा टीएफ से जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब होता है नमक, शक्कर, गुड़, फिटकरी, जो भी चीज में डाली जाती है, पानी में घुलने के बाद जब उसको गर्म करते हैं तब वो वाष्पशील बनती है। तो जब भी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब के मान में गिरावट आ जाती है, कमी हो जाती है। उस कमी को, उस गिरावट को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा टीएफ से, इसको डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन जो मान होता है, चाहे बेटा हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, इसका मान हमेशा विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। और विलय उनको कहते हैं जिनको विलायक में घोलते हैं। विलायक वो होता है जो विलय के समस्त अणुओं को अपने आप में घोल लेता है। तो इसकी डेरिवेशंस में कराता हूं, फटाफट से देखिए आप लोग। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एम। ओके, बोर्ड पे देखना भाई, बहुत मजेदार चीज करा रहा हूं भाई, इधर देखिए सभी लोग। डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एम, डेल्टा टीएफ का मान स्मॉल एम के समानुपाती होता है। डेल्टा टीएफ बराबर समानुपाती चिन्ह बढ़ाया तो केएफ इनटू स्मॉल एम। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ओके, जहां हम लिख देंगे यदि स्मॉल एम बराबर 1 हो तो, स्मॉल एम बराबर क्या मान लिया मैंने, 1 हो तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। जहां केएफ क्या है, जहां केएफ एक समानुपातिक स्थिरांक है, जहां केएफ एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे मोलर हिमांक, ध्यान से देखते हैं ना, जिसे मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जहां केएफ एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। भैया केएफ का इतना लंबा नाम है, मैं क्या कर सकता हूं, जो होगा वो तो होगा भाई। जहां केएफ एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं जब स्मॉल एम की वैल्यू माने विलय के मोलों की संख्या है, स्मॉल एम का मान 1 मान लिया तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, केएफ होगा। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि डेल्टा टीएफ का मान केएफ के बराबर है। हिमांक में अवनमन का मान जो होता है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। कब, जब विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एम ए बराबर 1 मान ली जाती है तब। अब मैं यहाँ पर डेरिवेशन निकाल रहा हूं। आणविक द्रव्यमान में संबंध, आणविक द्रव्यमान में संबंध देखते हैं तो फटाफट से। आणविक द्रव्यमान में संबंध क्या है, सबसे पहले माना कि डब्ल्यूबी ग्राम अवाष्पशील विलय,
माना कि WB ग्राम आवासशील विलेय WA ग्राम विलायक में घोला गया है। मेरी बात समझने की कोशिश करना भैया। मेरे पास ये WB है, देखो मार्कर का ये ढक्कन है छोटा सा है, और ये भैया बड़ा मार्कर है, ये पूरा मार्कर है, तो इसका वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो जो कम दिख रहा है तो मान लिया मैंने विलेय, और जो ज्यादा दिख रहा है उसको क्या दिया मैंने, क्या, विलायक। अब विलेय को मैंने किससे मिक्स कर दिया, देख रहे जरा, विलायक में, तो विलेय बनेगा। तो इसका मान WB, इसमें मिला रहे हैं, उसका मान क्या होगा, WA। तो WB को जब WA में मिलाएंगे तो क्या होगा, आणविक द्रव्यमान MB होगा दोनों का। तो देखो माना कि WB ग्राम आवासशील विलेय, साफ साफ लिखा है, कॉमा WA ग्राम विलायक में घोला गया है, तब विलेय का आणविक द्रव्यमान MB होगा। मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तब विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा बेटा, MB होगा। अब MB होगा तो यह सूत्र किसका लगेगा, तब मोललता से, किससे, मोललता से। मैं संक्षिप्त में अपनी बात को रख रहा हूं, डेरिवेशन पूरा मैंने अच्छे से नोट्स में लिखा है PDF फाइल में। मोललता से स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे, बताओ मोललता का सूत्र क्या पढ़ाया मैंने आपको, हाँ यहां होगा MB गुणा WA, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन सेकंड होगी भाई मोललता से। अब मैं यहां पर एक बात लिखूंगा, कौन बताएगा, समीकरण नंबर 2 से स्मॉल m का मान। बेटा ये समीकरण नंबर 1 रहा, इसको मैं देखो यहां दिखाने के लिए बॉक्स में बंद कर रहा हूं भैया। बेटा मोललता का मान, माने देखो WB को मैंने WA ग्राम विलायक में घोला, तो उसका आणविक द्रव्यमान क्या निकला, MB। तब मोललता से क्या लिखेंगे, स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से स्मॉल m का मान कहां पर रखना है भैया, समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में पलट दो ले जाके। तो समीकरण नंबर 1 क्या है बॉस, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। ठीक है भाई, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M मैं लिख दिया दोबारा से। अब मैं क्या करूंगा देखना जरा, डेल्टा TF बराबर KF किया तो KF लिखूंगा, और बेटा स्मॉल m का मान रख दे किसमें, फटाफट से। तो क्या है स्मॉल m का मान, WB का WB ऊपर रहेगा, 1000 फॉर्मूले में वहीं से मिलेगा, MB की जगह तो MB आ जाएगा भैया, और गुणा लगा देंगे WA, इसको कर देंगे बॉक्स में 1। बताओ ये क्या निकला, क्या निकला, डेल्टा TF बराबर ये लिखा है। अतः अब मैं यहां पर इतनी बात कहूंगा, मैंने कहा विलेय के आणविक द्रव्यमान से क्या संबंध है यार, ये तो मैंने हिमांक निकाल दिया, विलेय का आणविक द्रव्यमान सर ने निकाला ही नहीं। निकालूंगा बेटा, रिलैक्स, वीडियो के एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से। डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB गुणा 1000 बटे MB इंटू WA। इस सूत्र की सहायता से मैं यहां तक बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा सवाल में, जब यहां तक फॉर्मूला लगेगा तो क्या कर सकते हैं, तो MB का मान देगा, डेल्टा TF का मान देगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम हिमांक में अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। और मैं इसको यहां मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हिमांक में अवनमन क्यों ज्ञात करूंगा मैं, अभी MB को बाहर कर दो बेटा, आया बेटा MB बाहर, तो KF गुणा WB गुणा 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WA। ओके, फिर लास्ट में लिखना, अब आ गया MB बाहर, MB को बाहर कर दिया तो बेटा डेल्टा TF नीचे चला जाएगा। अतः इस फॉर्मूले की हेल्प से, अतः इस सूत्र की मदद से, अतः इस संबंध की सहायता से हम हिमांक में अवनमन, हेलो, हिमांक में अवनमन और विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। फिर लास्ट में लाइन लिखना बॉक्स में बंद करने के बाद, इस संबंध की सहायता से हम हिमांक में अवनमन और विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यही हिमांक अवनमन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में अभिष्ट संबंध है।
अब इसके जस्ट पीछे आ गया लाइन से लगा हुआ किसका नंबर आ गया, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, इसका विलेय आणविक द्रव्यमान से क्या संबंध है। अरे भाई कुछ चेंज नहीं करना भाई, इस क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन फिट हो जाएगा, देखना रटना नहीं है आपको, याद नहीं करना, एक से एक के संग एक फ्री। तो देखो बनवाई गेट का मामला है यहाँ, डेल्टा टीएफ की जगह ये मान जानते हो, कभी चूल्हे पर रख करके अपन गैस पर रख करके पानी गर्म करते तो क्या हो जाता है, क्वथनांक। और जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता है और जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो पानी में से बाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या बोलेंगे, जब किसी पदार्थ को उबालते हैं तो कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीवी, डेल्टा टी बी। डेल्टा मींस होता है बेटा परिवर्तन, और टी माने टेम्परेचर, और बी मान होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, माने क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन माने वृद्धि, अवनमन माने गिरावट। याद रखें, जब हम किसी के लिए झुकते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, अवनमन, तो नमन का मतलब क्या होता है, गिरावट। और किसी एक्शन में बात करते हैं हम नहीं झुकेंगे भाई, इसका मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। उसका वो हीट है, उसका बॉयल हो रहा है, उसका क्वथनांक बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको प्रेशर हो रहा है, पसंद नहीं क्या, उसको डेल्टा टीवी से लिखते हैं, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके दोस्त गुस्सा करते हैं वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बोला करो उनको। जो दोस्त ठंडे स्वभाव वाले होते हैं उसको बोला करो हिमांक मोमेंट, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए आप लोग, अब क्वथनांक उन्नयन इसी में फिट हो जाएगा, बोर्ड पे देखिएगा। तो देखिए डेल्टा टीवी, एफ की जगह क्या लग जाएगा, बी, तो यहाँ बी, यहाँ पर बी लगा दूंगा मैं, यहाँ पर बी लगा दूंगा, यहाँ बीवी का मतलब बीवी मत समझना भैया, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है कि बी लगा रहे हैं सर तो बीवी समझ ले, खुश हो जाए बीवी के नाम से। तो डेल्टा टी बराबर क्या है, केवी। अब देखो यहाँ केवी एक समान पात्र किस तरह है, इससे मोलल, हेलो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आणविक द्रव्यमान संबंध वही लाने होंगे, डब्ल्यूवी को डब्ल्यू में मिलाएंगे तो आणविक द्रव्यमान एमवी होगा, और मोललता का सूत्र आपका वही रहेगा। अब देखिए स्मॉल एम का मान उस पर रख देंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एफ की जगह क्या लिख देंगे, टीवी, क्या लिख देंगे, केवी। बेटा जहां जहां मैंने एफ लगाई है ना, वहां पर आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, बी माने बॉइलिंग पॉइंट। हेलो, हो गया खेल खत्म। इस संबंध की सहायता से हम क्वथनांक में उन्नयन और विलेय आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यही क्वथनांक में उन्नयन और विलेय आणविक द्रव्यमान में अभिष्ट संबंध है। तो जहां मान की बात की थी वहां मैंने एफ हटा के क्या लगा दिया, बी। यहां पर एफ था तो मैंने क्या बोला था, हाँ, जहां मैंने बोला था के एफ, जहां के एफ था तो मैंने बोला मोलल हिमांक और मैंने स्थिरांक। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बी, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। के एफ लिखा होता है तो उसको बोलेंगे आप मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और केवी जब लिखा जाएगा उसको बोलेंगे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोले इसको, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार है। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन है, अंतर है इस पार्ट में, वो मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, तो उन्हें तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है क्या नाम है, राउल्ट के नियम है। यहाँ पर मैं राउल्ट के नियम करा रहा हूँ। राउल्ट का नियम 100% एग्जाम में आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए। राउल्ट के नियम, 2 राउल्ट के नियम है, यहाँ पर मैं 2 राउल्ट के नियम कराने वाला हूँ, किस तरह से पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है अभी ये लास्ट वीडियो का, द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो देखिए आप इसको डेफिनेशन, सबसे पहले यह नियम राउल्ट ने 1886 में तैयार किया था, 1886 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या कहा था, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक बर्तन में एक द्रव तो ए ले लिया, 2 घटक लिए, इसमें विलयन भरा हुआ है, विलयन, द्रव विलयन। यहां पर ए द्रव है बेटा और बी द्रव है, ओके। तो ए का वाष्प दाब क्या होगा, ए का वाष्प दाब पी होगा, बी का वाष्प दाब पी होगा। ए का मोल प्रवाह क्या होगा, एक्स होगा, और बी का मोल प्रवाह एक्स भी होगा, क्योंकि मोल प्रवाह की मैंने आपको टिप्पणी पढ़ा दी है आपको पहले।
तो ए का मोल प्रवाह ऐसे और बी का मोल प्रवाह क्या होगा एक्स बी। तो देखिए आप लोग ध्यान से, मैं यहाँ पे डायग्राम को बता देता हूँ आप लोग अच्छे से। यहाँ पर P0A, तो P0A और लास्ट में यहाँ पर क्या है P0B। यहाँ पर XA का मतलब होता है 1, मान XA का मोल प्रवाह 1 है। मैं यहां से इधर जाऊंगा तो XA का मान 1 से लेके 0 हो रहा है। इसका मतलब है XA का मोल प्रवाह 1 था, 1 से घटकर 0 हो गया, मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। अब मैं बात करूं XB की, बेटा XB का मोल प्रवाह क्या है 0। अब 0 से घटके क्या, 0 से बढ़ के क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब है इधर से इधर जाएंगे आप, XA से आप XA की तरफ जाएंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका मान 1 है, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर XB का मान 0 से लेके XB का मान कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। तो देखिए आप लोग P बराबर क्या लिख देंगे, PA प्लस PB। तो PA बराबर होता है P0A इंटू XA। मैं भी आपको बताऊंगा अगर P0 इंटू XA कैसे आया। P0A पढ़ सकते हैं आप लोग, P0A इंटू XA। यहाँ पर लिख देंगे PB बराबर P0B इंटू XB। तो देखिए P0A का मान घट रहा है तो घटने ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और PB का मान बढ़ रहा है क्योंकि XB का मान 0 से लेके 1 हो रहा है, और XA का मान 1 से लेके 0 हो रहा है तो डाउन में जाएगा ग्राफ। इसका मान बढ़ रहा है तो ये ग्राफ है ना वो अप में जाएगा, ऊपर होगा B का मान। तो देखिए आप लोग ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर मैं बात करता हूं आपसे, एक घटक का वाष्प दाब P है, किसी विलयन के एक घटक का वाष्प दाब P है और घटक B का वाष्प दाब क्या है PV है, तब A का मोल प्रवाह क्या होगा XA बराबर, मैंने कहा ना XA बराबर A के मोलों की संख्या बटे A और B के कुल मोलों की संख्या। वही फॉर्मूला लग गया N1 बटे N1 प्लस N2 वाला। तो A का मोल प्रवाह XA बराबर क्या लिख सकते हैं Na बटे Na प्लस Nb। ये A और B क्यों लिख रहा हूं, मैंने विलयन घटक A और B माने हैं, इसलिए मैंने A और B के रूप में यहाँ मोल फ्रैक्शन को माना है, मोल प्रवाह को माना है। तो A का मोल प्रवाह XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb। 100% मोस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आए हैं, लगातार आए हैं, राउल्ट का नियम। तो ये किसके लिए पूछे नाम देगा तो याद रखना कि द्रव द्रव के लिए पूछ रहा है तो वास्तव में आप पीछे और के राउल्ट का नियम निकाल दो। द्रव द्रव के लिए निकलना है, द्रव द्रव के लिए लिखना है आपको। A का मोल प्रवाह क्या होगा XA बराबर Na बटे Na प्लस Nb। B का मोल प्रवाह क्या होगा XC बराबर Nb बटे Na प्लस Nb। Nb के मोलों की संख्या बटे Na प्लस Nb के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या हो गई, इन दोनों का अनुपात क्या है XXB का मोल प्रवाह होगा। तब राउल्ट ने क्या कहा P दाब समानुपाती किसका होगा XA के। A का दाब आपने P माना, B का दाब क्या है PV, तो PV समानुपाती क्या होगा XB। अब देखो समानुपाती चिन्ह को यहां से हटाया जाएगा तो PA बराबर, सॉरी यहां पे जाएगा PA यहां पर आएगा PA बराबर होगा बेटा P0 इंटू XA। समानुपाती चिन्ह हटाया तो P0A आएगा। मैं बताऊंगा P0A का मतलब क्या है। PA बराबर P0A इंटू XA होगा, यहां पर क्या हो जाएगा PB बराबर P0B इंटू XB। देखो PA तो PA आ गया, समानुपाती चिन्ह पे आएगा बराबर P0A इंटू XA, यह जाएगा P बराबर P0 इंटू XB। यहां पर मैंने लिखा है P0A। P0A का मतलब क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। P0A बराबर है A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और P0B का मतलब होता है B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A बराबर A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और P0B घटक B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये घटक P0A घटक A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और P0B B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तब कुल वाष्प दाब क्या होगा P बराबर क्या है PA प्लस PB होगा। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू लिख देंगे, P बराबर कुल वाष्प दाब निकालेंगे P द्रव द्रव विलयन के राउल्ट के नियम में। तो PA का मान क्या लिखा है, PA का मान आपका ये लिखा है, ये PA का मान। तो PA का मान क्या लिख देंगे P0 इंटू XA, और PB का मान क्या लिखते हैं P0 इंटू XB। सो कर दिया बॉक्स में बंद। यही द्रव द्रव विलयन के लिए क्या है राउल्ट का नियम है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस नियम को राउल्ट ने 1886 में एक्सपोजर किया था, 1886 में इसको तैयार किया था। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। दूसरा है राउल्ट का नियम, सेकंड राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब में राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के मोल प्रवाह के लिए निकालना है। यहाँ पर क्या है कि वो अपन कोई चीज जब मिलाते हैं तो विलायक में मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाएंगे तो वाष्पशील हो जाता है। तो इसके लिए राउल्ट के नियम ने कहा कि उसका जो मान है वो विलय के मोल प्रवाह
मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, या वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन होगा यहाँ। तो वासुदाब में जो आपेक्षिक अवनमन देखने को मिलेगा तो वो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो विलायक का मोल प्रवाह यहाँ पर दे रहा है, वो हमको विलेय का निकालना है। तो राउल्ट का नियम होता है विलेय वासुदाब के आपेक्षिक अवनमन के मोल प्रवाह के साथ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे लिखा पीएस, पीएस का मतलब होता है विलयन का वासुदाब। P0 क्या बेटा, शुद्ध विलायक का वासुदाब। यहां से निकालेंगे 0.1, मोल प्रवाह को बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में क्या आएगा, मोल प्रवाह 1 हो जाएगा। यानी जो लाइन है यहाँ पर होगा मोल प्रवाह, मोल प्रवाह। और मोल प्रवाह मैं किससे लिखता हूं, x1 से। किससे लिखूंगा, x1 से। देखना ध्यान से, तो मैं क्या लिख दूंगा, PS समानुपाती x1 होगा। माने विलयन का वासुदाब PS होता है, वो मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो शुद्ध विलायक के वासुदाब का मान पता लगता है। PS समानुपाती x1 है। PS बराबर क्या लिख देंगे, P0 into x1। x1 को बाहर कर देंगे, मोल प्रवाह को तो क्या जाएगा, PS बटे P0 समीकरण नंबर 1। PS बराबर क्या लिखेंगे, विलयन का वासुदाब। P0 बराबर लिख देंगे शुद्ध विलायक का वासुदाब। x1 लिखेंगे मोल प्रवाह। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यदि एक विलयन में विलेय के n1 मोल, यदि एक विलयन में विलेय के n1 मोल विलायक के n2 मोल में विलेय है, यदि एक विलयन में विलेय के n1 मोल विलायक के n2 मोल में विलेय है, तब विलायक का मोल प्रवाह क्या होगा। भाई मैंने पास कोई विलयन बनाया, उसमें विलेय के मोल क्या मान लिए मैंने, n1, क्या मान लिए, n1, और विलायक के मोल क्या मान लिए मैंने, n2। तब विलायक का मोल प्रवाह क्या होगा, x1 बराबर, वही फॉर्मूला फिट हो गया ना, हमने मोल प्रवाह की शॉर्ट टिप्पणी पढ़ा था। x1 बराबर n2 बटे n प्लस n2, n2 बटे n प्लस n2, समीकरण नंबर 2। बेटा चैप्टर ये बहुत बड़ा है और मैंने एक चीज बारीकी समझाने के चक्कर में इतने टाइम लिया है, पर वीडियो को एंड तक देखना, तभी निष्कर्ष निकलेगा सबने कौन कौन से क्वेश्चन समझाए। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एक भी, ध्यान रखना इस चीज का। बस मेहनत आपकी है और मार्गदर्शन हमारा है बेटा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 से x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप मजाक समझोगे, लाइव क्लास तो नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो जो मैं इस समय बना रहा हूँ, इस समय मेरी घड़ी पर टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है कम से कम। तो आप लोग थोड़ी सी, हाँ 1:30 पौने 2 का टाइम हो रहा है, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी टीम बैठी हुई है। तो समीकरण नंबर 2 से x1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मैं सोच रहा हूँ कि जो हो सके वो आपके लिए, अब अपने तो कहीं नहीं जाती तो समझ जाते हैं, पूरे दिन मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन के बाद मुझे यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, और आपके लिए, जिससे मुझे भी मेरा मनोबल बढ़े, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँ अच्छे से। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके मैं 90 से 90 तो मैं अब आगे छोड़ूंगा जब मुझे कुछ भी करना पड़े। बस भूपेश सर की वीडियो को देखना और डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के आप पीडीएफ फाइल को जरूर पढ़ें। सब लोग एक दूसरे बच्चों को बताएं, जो लोग नहीं जानते उनकी मदद करें। डिस्क्रिप्शन फाइल में से वीडियो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, तो अपने एक दूसरे की हेल्प कर दें, जिससे क्या है जो और भी बच्चे हैं उनका भला हो सके। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, आप दूसरे का भला करोगे तो खुद का भला होगा, ठीक है। x1 का मान समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 क्या बेटा, x1 बराबर क्या है, PS बटे P0। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 2 से x1 का मान ये रहा आपके सामने, ये मान x1 का है, और x1 बराबर क्या लिखा है, PS बटे P0 लिखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x1 बराबर क्या लिखा मैंने यहाँ, n2 बटे n प्लस n2। समीकरण नंबर 2 से x1 का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो PS बटे P0 बराबर क्या लिख दिया मैंने, x1। तो PS बटे P0 बराबर x1 का मान क्या है, n2 बटे n1 प्लस n2। देखो बेटा जो कमजोर बच्चे मुझे ध्यान से देखें, PS बटे P0, तो मैंने लिख दिया PS बटे P0 बराबर क्या लिखा, x1, और x1 का मान मुझे यहां से मिल गया n2 बटे n1 प्लस n2। समझ गए किसका मूल प्रवाह है, ये n2 बटे n1 प्लस n2 है विलायक का मूल प्रवाह। निकालना किसका है, वासुदाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए विलेय का मूल प्रवाह निकालना है। तो देखिए PS बटे P0 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या रख दिया मैंने यहाँ, n2 बटे n प्लस n2। अब एक पक्ष ये रहा PS बटे P0 का, दूसरा पक्ष n2 बटे n प्लस n2 का, दोनों पक्षों को एक में से घटा दो तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस यहां देखिएगा 1 माइनस PS बटे P0 बराबर 1 माइनस n2 बटे n प्लस n2। जब P0 का 1 से करेगा तो क्या होगा, यहाँ P0 होगा माइनस के PS होगा, और बटे में क्या बचेगा आपका P0 बराबर n1 प्लस n2 का a से
कराओगे तो आप क्या बचेगा n प्लस n2 माइनस के n2 बटे में क्या बचेगा n प्लस n2। बेटा n2 से n2 कट जाएगा, जब n2 से n2 कटेगा तो क्या बचेगा p0 माइनस ps बटे p0। देखो n2 से n2 कट गया तो क्या बचा p0 माइनस ps बटे p0 बराबर ऊपर n1 बचा, सॉरी गलत लिख दिया है, ऊपर n1 बचा, ये आपका n1 हो गया n1 और बटे में क्या बचा n1 प्लस n2, n1 बटे n1 प्लस n2। तो इसका मतलब है p0 माइनस ps बटे p0 का जो मान है वो n1 बटे n1 प्लस n2 के बराबर है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू के विलय के मोल प्रवाह के अनुपात के बराबर है। अब इसको बताना है यहां लास्ट में p0 माइनस ps बराबर है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन व्यक्त करेगा इतना सा, p0 माइनस ps बराबर वाष्प दाब का अवनमन है बेटा, और p0 माइनस ps बटे p0 पूरा लिखेंगे तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। इसी प्रकार n1 बटे n1 प्लस n2 क्या है, इसी प्रकार n1 बटे n1 प्लस n2 विलयन में विलय का मोल अंश प्रकट करता है, यही राउल्ट का नियम कहलाता है। ओके, तो ये है, यही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के विलय के मोल प्रवाह के लिए राउल्ट का नियम है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा दोनों राउल्ट के नियम, ये द्रव द्रव के लिए है, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए। ओके बेटा बच्चे इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इनकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज्यादा से ज्यादा प्रेस करें, जिससे क्या है ये वीडियो अन्य लोगों जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड तक नहीं देखोगे लास्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं, और वीडियो को एंड तक देखना है तो ये मेरी मेहनत का, तो इस चीज का डिस्कस निकलेगा कि एग्जाम टाइम पास है बेटा, इस मौका मत गवा देना, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार लौट के नहीं आएगा। जिस दिन मौका, जिस दिन जरूरत पड़ेगी, घर वाले कहते हैं बेटा पढ़ लो, जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे, जिस दिन तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे घर वाले तुमको तो औलाद देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, तो उस दिन याद आएगी कि हाँ गुरु कुछ बात कहते थे। तो बस मैं एक चीज कहूंगा, बस मेरा साथ दीजिए आप लोग, चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करो, और वैसे तो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट बहुत किया है और इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं बार बार कहूंगा और हमेशा कहूंगा। मेरी जो यहाँ तक जो आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है उसका मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस वजह से मैं, आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते तो रात के 2 बजे तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं रात को 2 बजे तक भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप इन क्वेश्चनों को छोड़ मत देना, बस बाद में सब मेरे ऊपर छोड़ देना। केमिस्ट्री के एंड तक, एग्जाम तक आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट होगा तो मैं बात करूंगा पूर्ण तरीके से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, धनात्मक विचरण ऋणात्मक विचरण में क्या अंतर है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इस पार्ट में से, 2 नंबर का भी आ रहा है, तो 3 नंबर के भी 3 अंतर पूछ सकता है, 2 अंतर ही पूछ सकता है, तो कम से कम 4-5 अंतर से कम मत करना, कभी का भूल भी जाते तो याद हो जाते हैं। ओके, तो देखिए इस प्रकार की विलयन धनात्मक की बात करूंगा, मैंने बोर्ड पर लिखा है अच्छे से, आप लोग रिवर्स करके देख लेना वीडियो को। इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब से अधिक होता है। मैंने आपके राउल्ट के नियम पढ़ाए थे आप लोगों को, अधिक होता है। इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के आपेक्षिक वाष्प दाब से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस प्रकार के विलयनों के बढ़ने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो डेल्टा एच मिक्सिंग, इसका मतलब है एंथैल्पी चेंजिंग है, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन का मान कैसा होगा प्लस बीई, धनात्मक होता है। इस प्रकार के विलयनों के बढ़ने में ऊष्मा उत्सर्जन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस के बीई। ऊष्मा का, इस प्रकार के विलयनों के बढ़ने में ऊष्मा का आयतन में प्रसार होगा, तब उसके नीचे लिखा जाएगा डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर प्लस बीई। इस प्रकार के विलयनों में आयतन में संकुचन होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर लिखेंगे माइनस के बीई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले पॉइंट में लिखेंगे एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम एवं क्वथनांक का मान न्यूनतम होता है। जब विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है और क्वथनांक का मान न्यूनतम होता है, तो इस प्रकार के विलयनों को बोला जाता है निम्न क्वथन एज़ोट्रॉपिक विलयन। ऐसा विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर उबलता है, एक ही ताप पर उबलने लगता है, उन्हें हम स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। जैसे एल्कोहल और जल का मिश्रण,
95.5% C2H5OH और 4.5% जल का मिश्रण इस त्रिकोणीय विलयन या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। ऐसा विलयन जो बिना संगठन को परिवर्तित किए एक ही टेम्परेचर पर उबलता है। इनको प्रवाली आसवन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इन्हें प्रयोगशाला में आयन विनिमय विधियों के द्वारा अलग करते हैं। ऐसे विलयनों को बोलेंगे स्थिरोपाती विलयन। यहाँ पर लास्ट में लाइन लिख रहा है बाष्पाव अधिकतम है, क्वथनांक का मान निम्नतम है, तो निम्न क्वथनांक वाला स्थिरोपाती विलयन बनेगा। इसमें क्या कहेंगे, एक निश्चित संगठन पर विलयन का बाष्पाव न्यूनतम है और क्वथनांक का मान अधिकतम है, तो उसे कहेंगे उच्च क्वथन एजियोट्रॉपिक मिश्रण। क्या बोलेंगे इसको, उच्च क्वथन एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ये भी बना संगठन बदलेगा, ये भी बना संगठन एक ही ताप पर उबलेगा, लेकिन फर्क किस बात का है, इसमें क्वथनांक निम्न होता है, बाष्प ज्यादा होता है, और ऋणात्मक में क्या लिखेंगे, बाष्प न्यूनतम होता है और क्वथनांक का मान अधिकतम होता है। जैसे C2H5OH प्लस जल का मिश्रण, मेथिल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, टोलिन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड C6H5CH3 टोलिन विस्फोटक पदार्थ बनते इससे, प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं लास्ट में बात करूं इसे एग्जांपल की, HCl प्लस जल का मिश्रण, याद रखना है ऋणात्मक को उदाहरण एक दो उदाहरण याद कर लेना आप लोग। नाइट्रिक अम्ल प्लस जल का मिश्रण C6H5NH2 प्लस CH3COCH3 एनिलीन प्लस एसीटोन का मिश्रण। तो धनात्मक और ऋणात्मक मिश्रण में अंतर है, बहुत शानदार है, इसको अच्छे से याद करना। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। आदर्श विलयन वे होते हैं जो सभी तापों पर, सभी दावों पर ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको हम कहेंगे आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, दोनों की डेफिनेशन सुना देता हूं पहले मैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी तापों पर, सभी दावों पर ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन सभी सांद्रताओं पर, सभी तापों पर, सभी दावों पर नहीं करते हैं, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे पहला पॉइंट, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आया है आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो इस परिभाषाओं में से पॉइंटों में से अंतर परिभाषा बन जाएगी। और नौ पूछता है अनादर्श विलयन किसे कहते हैं 2 नंबर में, तो यहां से परिभाषा बन जाएगी। कैसे बनाओगे सुनो, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो मैंने आपको भी वैल्यू पढ़ाई थी राउल्ट के नियम में। P बराबर क्या होता है, P0A into XA, P बराबर क्या आएगा, P0B into XB। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि बेटा P0A into XA का मान किसके बराबर है, PA के, और P0B into XB का मान किसके बराबर है, PV के। और यहां पर क्या कर देंगे, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो यहां लिखा है PA not is equal to P0A into XA, माने P0A into XA बराबर नहीं है किसके, PA के, और P0B into XB बराबर नहीं है किसके, PV के। मैंने द्रव विलयन के राउल्ट का नियम पढ़ाया था, उसमें ये वैल्यू दिखाई थी आपको मैं जस्ट। सेकंड पॉइंट, एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा H। एंथैल्पी माने होते हैं एक प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान इस प्रकार के विलयनों के बनने में, इस प्रकार के विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान कैसा होता है, शून्य होता है, 0 होता है। डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि इस प्रकार के विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, तो डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन का मान इनमें आदर्श में शून्य होगा, इसमें शून्य नहीं होगा। बेटा कुछ ना कुछ होगा पर शून्य नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार के विलयनों में आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्सिंग, हेलो, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर क्या है, 0। यहां का लिख देंगे आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, तो डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इन विलयनों के बनने में, आदर्श विलयनों के बनने में, आदर्श विलयनों के बनने में ध्रुवता और संरचना कैसी होती हैं, समान होती हैं, लेकिन विलयन की ध्रुवता संरचना उसमें आयनों की घुलनशीलता क्षमता कैसी होती है, समान होती है। लेकिन आदर्श विलयनों के बनने में इनकी ध्रुवताएं और घुलनशीलता समान नहीं होती है। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कौन कौन से दर्शाते हैं, आदर्श विलयन दर्शाते हैं। जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन का मिश्रण से एग्जांपल है, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार का विचलन दर्शाते हैं। जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो जो हो गया आपका आदर्श विलयन और जो हो गया आपका अनादर्श विलयन। ओके, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत शानदार हैं। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं आप लोगों को
क्योंकि मेहनत जिंदगी में इंसान की मेहनती रंग लाती है। और एक बात याद रखना, अपन लोग ये नकल या कोई फालतू अपवाद के भरोसे में ना रहे, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि परीक्षा के लिए मैं जो आपके साथ मेहनत कर रहा हूं और आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो मेरा भी हक बनता है, मैं उसी वजह से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप जब एग्जाम पास करो और मेरे क्वेश्चनों को मिलाओ और जब देखें तो लगेगा आप लोग हाँ भूपेश सर ने हमारे लिए कुछ बताया। तो बस मेरी शुभकामनाएं हर वक्त आपके साथ हैं। बस यार मेहनत करिए यार, प्लीज मेहनत कर लो यार, क्वेश्चनों को संग संग कवर करो। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है भैया, उनको सबसे ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो, पूरे समस्त स्टूडेंटों को बताइए, जितने स्टूडेंट आपके ग्रुप में वहां पर सेंड करिए आप लोग, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा समस्त स्टूडेंट। हाँ, मैं लास्ट में वीडियो के अंत में एक बात कहूंगा आप लोगों से, तो याद रखें, आप लोगों ने अब तक मेहनत की या नहीं की इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कर लो यार, मेरे साथ मेहनत कर लो, गारंटी है तो मैं 90+ निकलवा के दूंगा। क्यों मेहनत करोगे, क्योंकि ईश्वर भी साथ उन्हीं का देता है जो मेहनत करते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते ना, उनका ईश्वर कभी साथ नहीं देता है। भगवान ने लिखा है कि जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं तो भगवान भी उन्हीं की रक्षा करता है, एक बात याद रखना। तो आप लोग पहले खुद की मेहनत खुद को संभालें, तब अपनी मेहनत करें अच्छे से। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सुनी सुनाई को क्या सुनाएं, सुनी सुनाई को क्या सुनाएंगे, बना के सुनाना मुश्किल है, और हराम की तो खूब खाली भैया, अब तो कमा के खाना मुश्किल है। तो आज से स्टार्ट हो जाइए, खुद की कमाने की कोशिश करें, खुद की मेहनत करें और आगे बढ़ें। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच।